दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। ये एईडीओ जीएस पेपर डे 2 का है। एईडीओ का जो एग्ज़ाम चल रहा है, तो दूसरे चरण का जो एग्ज़ाम है उसमें जो जीएस का एग्ज़ाम हुआ है उसी का यह पेपर होगा। सबसे पहले बात करेंगे कि पेपर का स्तर कैसा है। तो वैसा ही है जिस प्रकार से इसलिए पिछले दिनों के जो जीएस के पेपर हैं उसी के समतुल्य ही है, 19-20 ही है, कोई ख़ास अंतर नहीं है। आपको आसान क्यों लग रहा है? कई सारे बच्चों के मैसेज मैंने देखे कि बोल रहे कि आसान है पेपर पिछली बार की तुलना में। वो इसलिए आसान लग रहा है क्योंकि ये पेपर सेकंड डे का है। अगर यही पेपर फर्स्ट डे आपके सामने आता तो आपको लगता कि हाँ वाकई बहुत कठिन पेपर आया है। पिछले दिन को चूँकि आप पेपर देख चुके हैं इसलिए ये पेपर आपको लग रहा है कि हाँ देखा देखा हुआ सा है, कर ले जाएंगे। हाँ, इसके कुछ सेक्शन हैं जैसे हिस्ट्री पॉलिटी का जो सेक्शन है, तुलनात्मक रूप से सवाल जो ऐसे आए हैं जिसे आप पढ़ के जा चुके होंगे या फिर आपने पढ़ा होगा या सुना सुनाया हुआ सा सवाल होगा। जैसे पिछली बार हिस्ट्री में भी बहुत ही कठिन स्तर के सवाल थे, ऐसे कुछ कुछ सवाल इसमें नहीं हैं। लेकिन क्या लेवल में बहुत ज़्यादा अंतर है? बिल्कुल नहीं, ऐसा कतई नहीं है। जिनको भी लेवल में अंतर दिख रहा है या तो घर पर बैठ करके देख रहे हैं या तो बिल्कुल ही अनजान है इसके पैटर्न से, इसलिए आसान कतई नहीं है। इस प्रकार के सवाल हैं अभिकथन और कारण वाले, इनसे भरा हुआ पेपर है। स्टेटमेंट वाले सवालों से भरा हुआ पेपर है और फैक्ट ऐसे हैं जिसमें फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। डेटा पर आधारित सवाल ऐसे डाले गए हैं जिसमें फंस सकते हैं बच्चे। एक एक करके पूरा पेपर हल करेंगे, ध्यानपूर्वक अंत तक देखिएगा। क्या 72 में ऐसा पेपर आ सकता है? करेंट अफेयर के जो इसके सवाल का स्तर है ना, वो 72 बीपीएससी से आपको मैच करता हुआ दिखेगा। पहले दिन का जो जीएस का पेपर था एईडीओ का, उसमें करंट अफेयर क्या कब कहाँ इस प्रकार के पूछे गए थे। लेकिन आज के पेपर में जो करंट अफेयर है बहुत ही अच्छे लेवल के पूछे गए हैं, लेकिन इनके ऑप्शन में भी एलिमिनेशन हो रहा है। 72 बीपीएससी पीटी में वो एलिमिनेशन भी नहीं हो पाएगा उतनी आसानी से जितनी आसानी से एईडीओ के पेपर में हो रहा है। तो इसलिए विशेष ध्यान रखिएगा कि करंट अफेयर के सवाल जो होते हैं वो डिसाइडिंग फैक्टर होगा 72 बीपीएससी में भी, इसलिए ध्यानपूर्वक उसे पढ़ना है। पहला सवाल है, नीचे दिए गए अभिकथन और कारण के बारे में सवाल है। हाल में उपयोग हेतु प्रस्तुत यूरिया गोल्ड को यूरिया को सल्फर के साथ मिश्रित करता है जिससे बर्बादी कम होती है, पौधों द्वारा पोषक तत्वों का अवशोषण बढ़ता है, ये इसमें कहा गया है। भारत में कई प्रकार की मिट्टी में जैविक कार्बन, प्रमुख पोषक तत्व और आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे बोरॉन, आयरन, सल्फर इत्यादि की कमी है, जिसके कारण से भारत में यूरिया जैसी खाद जो है वो बहुत ज़्यादा उपयोग किए जाते हैं। डेली न्यूज़पेपर डिस्कशन में जब हमने लिक्विड यूरिया पढ़ा था उसी दौरान हमने यूरिया गोल्ड के बारे में भी पढ़ा था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों कथन सही हैं और सही सही कारण भी दिया हुआ, इसका आंसर ए हो जाएगा। किसी सवाल का अगर आंसर में जो मैं बताऊंगा आपको उससे अगर अलग आंसर लगे तो बिल्कुल मुझे बताइएगा। संवाद जारी रहना चाहिए, कोई ऐसा नहीं होता है कि जो मैं कह दूंगा वही सही, इस तरह से नहीं होना चाहिए। मैं अपने हिसाब से मैंने डबल चेक ट्रिपल चेक करके आंसर निकाला है, फिर भी मिस्टेक हो सकता है, ठीक है। उम्मीद कम है, आप ध्यानपूर्वक देखिएगा बस। भारतीय कृषि के विषय में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। बहुत आसान सवाल है अगर थोड़ा सा याद रहेगा तो, लेकिन क्या चीज़ इसको कठिन बनाता है? वो है ये आंकड़ा, ठीक है। कृषि विपणन में दक्षता बढ़ाने, मूल्य निर्धारण में सुधार करने के सरकार ने ई नाम नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, नाम नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, जिसको बिहार में बाजार समिति कहते हैं। बाजार समिति का नाम आपने सुना होगा, तो उसी का इलेक्ट्रॉनिक वर्जन, तो ई नाम उसको नाम दिया गया था। तो ये खरीद बिक्री के लिए है। पहला तो वही लिखा हुआ है विपणन, विपणन का मतलब होता है खरीद बिक्री, तो बिल्कुल सही है। यह पहल कृषि उपज बाजार समिति को मुफ्त सॉफ्टवेयर और 5 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। 5 करोड़ नहीं, 75 लाख रुपए है बंधुओं। इसके कारण सेकंड आंसर गलत हो जाएगा, सेकंड स्टेटमेंट, और केवल 1 सही होगा। इसीलिए मैंने आपको बताया कि सवाल देखने में जितना आसान आपको लग रहा है ना, उतना आसान है नहीं, क्योंकि फैक्ट्स बहुत ही कठिन डाले गए हैं। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया है। सबसे पहली बात तो 24-25 के अनुसार वैश्विक विनिर्माण में भारत की हिस्सेदारी क्या है, यह हमने आर्थिक सर्वेक्षण के दौरान पढ़ा था और इसको हमने कंपेयर भी किया था चीन के साथ में, जिसका वैश्विक विनिर्माण में मोर देन 30% का योगदान है। वहीं भारत का जो योगदान है 2.8 से 2.9% के बीच में है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा।
अब अगला सवाल है, ये सवाल देखने में कई सारे बच्चों को आसान लग सकता है, लेकिन यह सवाल आसान कतई नहीं है, बहुत कठिन सवाल है। भारत में कपड़ा उद्योग के विषय में निम्नलिखित कथन पर ध्यान दीजिए। कपड़ा उद्योग के विषय में सिविल सेवा के स्तर का सवाल है यह। यूपीएससी में भी इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं सेम पैटर्न के साथ में, ठीक है। कपड़ा उद्योग एक प्रमुख रोजगार सृजन करता है, बिल्कुल सही। क्यों पूछा ये सवाल? क्योंकि अमेरिका के, हमने पढ़ा था इसको न्यूज़पेपर डिस्कशन में, अमेरिका के भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ के बाद से जो उद्योग सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ उसमें टेक्सटाइल उद्योग है। इसके बारे में हमने पढ़ा था किस प्रकार से बहुत सारे उद्योग धंधे बंद हुए हैं, किस प्रकार से नोएडा से लेकर के दक्षिण भारत तक में छोटे छोटे टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो गए हैं। भारत के जीवीए में विनिर्माण में इसकी हिस्सेदारी लगभग 11% है। भारत कपड़ा और परिधान का चौथा, फिर से डेटा, फोर्थ निर्यातक है और इस क्षेत्र वैश्विक व्यापार में इसकी हिस्सेदारी 10% है। वैश्विक व्यापार में हमारी हिस्सेदारी कपड़े में 10% है। क्या सच में आपको लगता है ऐसा? क्या अगर लगता है तो क्यों लगता है भाई? भारत का तकनीकी वस्त्र उद्योग, टेक्निकल टेक्सटाइल जिसको कहते हैं, जो विशेष पर्पस से बनाया जाता है उसको टेक्निकल टेक्सटाइल कहा जाता है। वस्त्र उद्योग तेजी से बढ़ रहा है, विश्व स्तर पर 5वें स्थान पर है। पीआईबी पर सेम लाइन आपको मिल जाएगा, कॉपी पेस्ट इसी प्रकार से यही लाइन लिखा हुआ मिल जाएगा पीआईबी पर। तो इसका आंसर जो होगा पहला और तीसरा तो सही है, लेकिन दूसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है, दूसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर 1 और 3 हो जाएगा। भारत चौथा नहीं, छठा सबसे बड़ा जो है, छठा सबसे बड़ा है और 10% नहीं। भारत, देखिए क्या कहा गया है कि इस क्षेत्र वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 10% नहीं बल्कि 3.9 से 4%, हार्डली 4.2% तक का मार्जिन ले सकते हैं, उतना ही हमारा योगदान है। तो 3.9 से लेकर के 4.5% तक का हमारा योगदान है। इसके बारे में अवश्य ध्यान में रखिएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। 1 और 3 सही है, दूसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है और सही ही पूछा है आपसे। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा हाल ही में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 से भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक 38वीं है। भारत की रैंक 38वीं है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। 38 पोजीशन पर हैं हम, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, विकसित भारत 2027 का मुख्य केंद्र आत्मनिर्भरता, बिल्कुल है। रोजगार सृजन, बिल्कुल है। खाद्य सुरक्षा, बिल्कुल है, तीनों ही है। कुछ दिन पहले ही हमने इसको पढ़ा भी था। राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल्स मिशन के माध्यम से भारत ऊर्जा उद्योग रक्षा के लिए आवश्यक खनिजों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए 1200 स्थलों का अन्वेषण कर रहा है। ये भी हमने पढ़ा है, लाइन बाय लाइन डिट्टो न्यूज़पेपर डिस्कशन में हमने इसको पढ़ा है। इसी प्रकार से लाइन आपके नोट्स में भी होगा जिस दिन हमने ये टॉपिक पढ़ा होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। दोनों के दोनों कथन यहाँ पर सही दिया हुआ है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। विश्व का प्रथम पूर्णतः जैविक कृषि करने वाला भारत का राज्य निम्न में से कौन सा है? तो वह सिक्किम राज्य है। बहुत ही पुराना सवाल और बहुत ही आसान सवाल, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका सवाल। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि बिहार बजट 25-26 के बारे में आपसे पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा, यह 25-26 का बजट है, 25-26 का बजट है, न कि 26-27 का बजट है। ये 2025-26 में राजस्व अधिशेष जीएसडीपी का 0.8% होने का अनुमान है, जबकि 24-25 में राजस्व घाटा जीएसडीपी का 4.1% था। 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 3% पर लक्षित है। 24-25 में यह जीएसडीपी का 9.2% होने का अनुमान है। 2023-24 बिहार की प्रति व्यक्ति जीएसडीपी चालू कीमतों पर भारत की प्रति व्यक्ति जीएसडीपी से 1/3 से भी कम है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपके हिसाब से? इसका आंसर जो हो जाएगा, कौन सा सवाल है ये? तो सवाल नंबर है 8। एक बार आप भी निकालिएगा इसका आंसर, जिनको 72 बीपीएससी देना है हर सवाल को रोक करके आंसर निकालिएगा। तीनों के तीनों यहाँ पर सत्य दिए हुए हैं। 0.8% यानी कि राजस्व अधिशेष कितना होगा? तो बिहार का 8,831 करोड़ आपके में डेटा होगा, आप उल्टा करके देखिएगा बजट का जो पहले लिखा होगा आपके पास में। राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 3%, तो 3% कितना हो जाएगा? 32,718 करोड़ रुपया हो जाएगा। इसी के साथ बिहार जो है वो जीएसडीपी का 1/3 से भी कम है भारत के, तो बिल्कुल सही है। बिहार 30 से 31% के आसपास में ही हैं हम, तो 1/3 से भी कम है, 33% से कम ही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तीनों कथन सही दिए हुए हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ
कितना भी आप पढ़ लें, इस प्रकार के सवाल में हमेशा आपको चक्कर आएगा, कितना भी रट के जाएं, कितना भी कुछ करके जाएं, क्योंकि आंकड़े ऐसे दिए हैं और शब्दावली इतनी कठिन होती है इसकी इकोनॉमिक्स का कि आपको मुश्किल होगा। इसीलिए सबसे बेहतर होता है रिवाइज करना, डेली प्रैक्टिस करना, बिल्कुल रगड़ के रख देना हर तरह के टॉपिक को। डेली प्रैक्टिस के लिए हमसे जुड़ सकते हैं, हम अचीवर ग्रुप चलाते हैं जिसमें 72 के लिए डेली प्रैक्टिस होता है, 100 सवा 100 सवालों का डेली पर डे, बशर्ते कि आप प्रैक्टिस करें उतना, तो आप अपना 100% दें। तो निम्न से कौन से जिले बिहार सरकार चाय क्षेत्र, तो चाय क्षेत्र आए तो किशनगंज मार दीजिएगा और आगे बढ़ जाइएगा हमेशा ही। बिहार की संकल्प योजना, बहुत ही उत्तम सवाल है यह। बिहार की संकल्प योजना है यह, बिहार सरकार की संकल्प योजना के बारे में सवाल पूछा गया है। संकल्प योजना विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित एक केंद्र प्रवर्तित योजना है, बिल्कुल केंद्र सरकार भी इसमें शामिल है, इसलिए पहला तो सही होगा भाई, तो इन दोनों में से आंसर हो सकता है कोई, ठीक है। बिहार में कृषि की उत्पादकता, नहीं, यह स्किल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है, या स्किल से जुड़ा हुआ है, तो दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पर चलते। जीएसटी सुधारों 2025 द्वारा जीएसटी की दरों में कमी करके सीधे तौर पर 2 चुनौतियों का समाधान किया गया है, जिसमें से शामिल है रोजगार सृजन और सामर्थ्य, गरीबी निवारण, निर्यात बढ़ाना। उपरोक्त सभी, आप में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे उपरोक्त सभी, लेकिन अगर आप सामर्थ्य का इंग्लिश में ऑप्शन पढ़ेंगे ना, सामर्थ्य को लिखा इन्होंने एफोर्डेबल, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको खरीद सकें उस प्रकार से, तो बिल्कुल इसका ऑप्शन ए ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से इसका आंसर ए ही होना चाहिए। गरीबी निवारण से जीएसटी की दर का कोई लेना देना नहीं है, निर्यात बढ़ाने से भी जीएसटी की दर के कमी का कोई खास लेना देना नहीं है, और अगर निर्यात बढ़ाने से होगा भी तो गरीबी निवारण से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। इसका आंसर केवल और केवल ए होगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के बारे में पूछा गया है। अलग अलग उसके जो मिशन हुए हैं उसको आपको मैच करने को कहा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, 2 1 3 4 इसका आंसर हो जाएगा। 2, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पुनः प्रायोज्य प्रक्षेपण यान पुष्पक को आगे बढ़ाया गया था, मतलब इसको बार बार यूज किया जा सकता है, पुष्पक नाम है इसका। तो मार्च 22 2024, सवाल देखिए कब का है, 2024 ईस्वी के प्रक्षेपण हैं सारे, और वो सारे करंट पूछे गए हैं। जब आपको ये कहा जाता है कि करंट अफेयर डेली पढ़ने की चीज़ है, एग्ज़ाम से 1 महीना पहले मैगजीन उठा करके रट फट के चले गए, वो वाली चीज़ नहीं है, तो बच्चे आपत्ति करते हैं कि इस तरह से थोड़ी ना होता है, लेकिन वाकई वही है। जो आप करंट अफेयर रेगुलर 1 साल 1.5 साल 2.25 साल पढ़ते हैं, तब जाके आपका पकड़ बनता है उस पर, ठीक है। 2 हो जाएगा। नए तरल रॉकेट इंजन का प्रशिक्षण किया गया मई 9 2024। इसरो ने लॉन्च किया इनसैट 3DS, तो फरवरी 17 2024। SLAV VD3 EOS 08 को लॉन्च किया गया था अगस्त 16 2024 को। तो 2 1 3 4 इसका उत्तर हो जाएगा। SCO की बैठक हुई थी 31 अगस्त 2025 को हुआ था, चीन में हुआ था। चीन में एक जगह है जिसको कहा जाता है तियानजिन, वहीं पर इसको आयोजित किया गया था। इसका आंसर डी हो जाएगा। भारत में सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्रराष्ट्र शुरू की गई है, जिसको रुद्राष्ट्र भी कह देते हैं लोग, रुद्राष्ट्र शुरू की गई है, ठीक। कई सारे लोग तो बोल रहे होंगे कि भाई अपना तो वासुकी है ना, वासुकी है एक, क्या है वासुकी भाई? तो अपना ट्रेन है सबसे लंबी, लेकिन उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया इसने। वो 3.5 किलोमीटर है या 4.5 किलोमीटर है, और इसको शुरू किया गया कब? तो इसको शुरू किया गया अगस्त 2025 में। यह क्वेश्चन आपका अगस्त 2025 के करंट अफेयर से पूछा गया है। तो पहला कथन बिल्कुल सही है, ट्रेन लगभग 4.5 किलोमीटर लंबी है और इसमें 354 डब्बे हैं, तो दोनों के दोनों सही हो जाएंगे। कथन और कारण दोनों ही सही दिए हुए हैं, सब कुछ सही है। भारतीय फिल्म उद्योग में उनके आजीवन योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया अभिनेता मोहनलाल को। मोहनलाल जी को जानते होंगे, ओरिजिनल जो दृश्यम बना है मलयालम में, उसमें एक्टर यही है मोहनलाल। निम्नलिखित में कौन सी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष संरक्षण प्रणालियां हैं? तो बहुत ही सुंदर यह सवाल है, जिसके फुल फॉर्म भी बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा। IADC सबसे पहला यही लिखा हुआ है। इसका फुल फॉर्म है इंटर एजेंसी स्पेस डेब्रिस कोऑर्डिनेशन कमिटी। यह वास्तव वैश्विक स्तर पर अंतरिक्ष मलबे के प्रबंधन और समन्वय का काम करता है। तो सबसे पहले तो इसी को याद रखिए कि किस चीज़ का काम करता है यह। सेकंड है कि CSO जिम्मेदार अंतरिक्ष व्यवहार के लिए 10 देशों की साझेदारी है।
एनएमए प्रशिक्षण करता है नाविक आईसी प्रमाणीकरण के स्पूफिंग को रोकने का। COPUOS का क्या मतलब होता है? कमिटी ऑन द पीसफुल यूज ऑफ आउटर स्पेस 2019। इस अंतरिक्ष स्थिरता और मलबे के शमन के लिए 2019 का दिशा निर्देश है। 16 नंबर सवाल इस पेपर का सबसे कठिन सवाल है। हमेशा इस प्रकार के सवाल को स्किप किया कीजिए। ये यूपीएससी प्रीलिम का सवाल है, उसी में बार बार यह पूछा जा सकता है क्योंकि उसी का स्तर है। यह सवाल आपके स्तर का तो कतई नहीं है, AEDO का स्तर का नहीं है। ये आपको कहना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए। इसका आंसर 1 2 4 हो जाएगा बंधुओं, 1 2 4 हो जाएगा, 1 2 4 इसका आंसर हो जाए, क्योंकि एनएमए जो है, एनएमए इसका दरअसल में यह स्पूफिंग इत्यादि का काम नहीं होता है, इसलिए तीसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ। अगर आप तीसरे को एलिमिनेट कर पाते तो 3 आंसर आप हटा ले जाते और इसका आंसर निकल आता 1 2 4 के रूप में। तो इस प्रकार से एलिमिनेशन काम करता है। यह सवाल तो 71 बीपीएससी प्रीलिम का है। मई 2025 में नेपाल के कौन से ग्लेशियर को मृत घोषित किया गया? तो याला ग्लेशियर है यह। 17 का आंसर डी हो जाएगा। निम्न से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल खाता है? तो DY चंद्रचूड़, वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, ये इनकी किताब है। इसका आंसर सी हो जाएगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के संदर्भ में निम्नलिखित उप मिशनों पर विचार करें। PMKVY इसको कहा जाता है, कौशल विकास योजना है। और आपको बीपीएससी ने कन्फ्यूज़ किया 2 योजना में, स्किल इंडिया एंड प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में आपको बीपीएससी ने थोड़ा सा कंफ्यूज करने का प्रयास किया है, इसलिए ध्यानपूर्वक इस तरह के सवालों को हल करना चाहिए। देखिए क्या है इससे पहला स्टेटमेंट, कौशल आधारित संस्थागत प्रशिक्षण, तो बिल्कुल सही है भाई। इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग दिया जाएगा, बिल्कुल सही है। अस्थायी आजीविका को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है, तो ये भी हो सकता है भाई, लेकिन केवल एक के साथ 2 तो ऑप्शन में ही नहीं है। नियमित प्रबोधन और मूल्यांकन, ऑप्शन सी है। प्रबोधन और मूल्यांकन का मतलब होता है नियमित देखना कि भाई कितना काम हो रहा है कितना नहीं, ये हो सकता है। प्रशिक्षण की आधारभूत संरचना का विकास करना, ये जो चौथा क्लॉज है ना बंधुओं, ये स्किल इंडिया का क्लॉज है, न कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का। इसलिए अगर आप 4 को एलिमिनेट करते हैं तो इसका आंसर 1 और 3 निकल करके आता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, बहुत ही सुंदर सवाल है और सारी योजनाओं को आपको मैच करने को दिया गया है ईयर वाइज। आप इनको क्रम में लगाएं, कौन सा योजना पहले कौन सा बाद में आया, इस प्रकार से। तो दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा? यह योजना 2013 में लॉन्च हुई है। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन 2005 की यह योजना है, काफ़ी पुरानी। कायाकल्प अमृत मिशन जो है, जिसको अमृत भी कह देते हैं, यह 2015 की मिशन है। रियल एस्टेट रेरा अधिनियम 2016 की है। तो इसका आंसर 20 का आंसर क्या हो जाएगा? 20 का आंसर अब आप मैच भी कर सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा बी 2 1 3 4 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है जिसमें आपको राजधानी मैच करना है। सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया हाल ही में चर्चा में रहा है। लेबनान की राजधानी बेरूत है, मिस्र की काहिरा है, उसके बाद से स्लोवाकिया की है बातिस्लावा, और युगांडा की राजधानी कंपाला है। बहुत ही आसान सवाल था यह, 21 का आसानी से आंसर निकाल लिया होगा। नेक्स्ट सवाल जो है देखने में बहुत आसान, लेकिन जुलाई के महीने में आपको पसीना निकाल देगा 26 जुलाई को अगर आ गया तो। श्री CP राधाकृष्णन ने 12 सितंबर 2025 को भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। इतना तक तो सही है। कारण दिया है कि क्योंकि, कारण से पहले हमेशा लगाते हैं क्योंकि श्री CP राधाकृष्णन ने INDI यानी कि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को 452 वोटों के अंतर से हराया। 452 वोटों के अंतर से हराया इन्होंने। ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, इसलिए इस बच्चे ने जिसका पेपर उसने ए मारा है। लेकिन दरअसल में इनको 452 वोट मिले थे और विपक्षी पार्टी को 300 वोट मिला था। इन्होंने 152 वोटों के अंतर से उन्हें हराया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये तो सही है, लेकिन आर यहाँ पर सही नहीं है। इसका उत्तर बी हो जाएगा। बहुत ही कठिन सवाल था यह गुरु, इतना आसान नहीं था यह। नेक्स्ट सवाल है, महिला सशक्तिकरण राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन 14 सितंबर 2025 को लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला के द्वारा किया गया। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में महिला सशक्तिकरण पर संसदीय और विधायी समिति का 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसका आंसर दोनों सही हो जाएगा, कारण कथन सब कुछ सही है। पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार भारतीय भाषाओं की दूसरी सबसे बड़ी संख्या है। भाषाओं की संख्या 840 है। 24 का आंसर क्या हो जाएगा?
24 का आंसर हो जाएगा ए, बिल्कुल सही है। दोनों के दोनों कथन यहाँ पर सही दिए हुए हैं। 25 है भूतापीय ऊर्जा नीति। भूतापीय जियोथर्मल जो ऊर्जा होती है उसके लेकर के नीति, ये हमने पढ़ा था न्यूज़पेपर में। नीति का उद्देश्य भारत के उपयुक्त अप्रयुक्त भूतापीय संसाधनों का दोहन करना है। ऐसे भूताप के जगह है जो अभी तक यूज नहीं किए गए, उनका यूज करना है। क्योंकि पिछले साल का करंट है इसलिए बहुत सारे बच्चे भूल गए होंगे। यह नेट 2070 के लक्ष्य की तरफ अपने स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण दर को उत्कृष्ट देना है। बिल्कुल सही है, हमें नेट जीरो 2070 तक प्राप्त करना, उसमें मदद तो करेगा ही। बिल्कुल सही है भाई। यह राज्यों उद्योग और वैश्विक निकायों के साथ अनुसंधान नवाचार और सहयोग को प्रोत्साहित करता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। तीनों के तीनों कथन यहाँ पर सही दिए हुए हैं। तीनों के तीनों यहाँ पर सही दिए हुए हैं। 1 2 3 सारे के सारे यहाँ पर सही हो जाएंगे। 26 नंबर सवाल है नीचे दिए कोड से। अब यहाँ से देखिए 25 सवाल जो थे ना, 25 सवाल, 25 के 25 करेंट अफेयर के सवाल हैं, जिसमें केवल 2 सवाल ऐसे हैं, जिसमें केवल 2 सवाल हैं जो वन लाइनर पूछे गए हैं। एक याला ग्लेशियर वाला, एक संघाई वाला, और एक और सवाल था अभिनेता वाला। 3 सवाल ऐसे हैं ना बंधुओं जिसको आप आसान की श्रेणी में रख सकते हैं। 3 सवाल केवल आसान है, बाकी 22 सवाल जो हैं उसमें गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, उतना आसान नहीं है। जो भी आसान कह रहे होंगे या तो सीमा पार रेखा के होंगे। अगला सवाल देखिए क्या है, नीचे दिए कोड से निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों को उनकी संबंधित आवृत्तियों के सही घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ये आपसे कहा गया है। बहुत आसान सवाल होता है इस तरह का। अल्ट्रा वायलेट ग्रेटर देन IR ग्रेटर देन माइक्रोवेव्स जो होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 1 2 इसका आंसर हो जाएगा। 27 नंबर सवाल है। 27 नंबर है ऊर्ध्वाधर वित्तीय गति में उच्चतम गति पर डोरी में तनाव न्यूनतम होता है। ऊर्ध्वाधर वित्तीय गति के बारे में पूछा जा रहा है। वर्टिकल सर्कुलर मोशन जिसे कहा जाता है। उच्चतम बिंदु पर तनाव बराबर अपकेंद्रीय बल माइनस पिंड का भार होता है। यह गति के दौरान तनाव का न्यूनतम मान है। तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। दोनों के दोनों यहाँ पर सही दिए हुए हैं। दरअसल में T बराबर mv²/r माइनस mg से आप इसको निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। चालक के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। क्या है? संयोजकता बैंड और चालन बैंड एक दूसरे को अतिव्याप करते हैं, ओवरलैप करते हैं। बहुत खराब भाषा है। किसी चालक की प्रतिरोधकता तापमान के साथ 4 घातांकीय यानी कि एक्सपोनेंशियल रूप से घटती है। चालक की प्रतिरोध तापमान के साथ एक्सपोनेंशियली गति से घटती है, ये पूछा जा रहा है। ये एक्सपोनेंशियल नहीं होता है, लीनियर होता है। मतलब घटती तो है लेकिन डायरेक्ट नहीं घट जाती है, लीनियर तरीके से घटती है। चालक अर्धचालकों की तुलना में कम और कुचालकों की तुलना में अधिक विद्युत धारा का संचालन करते हैं। तो इसका केवल पहला सही हो जाएगा। तीसरा तो पढ़ के भी आप गलत निकाल सकते हैं। इसका आंसर केवल पहला कथन सही है। नीचे दिए कथन कारण को फिर से निकालना है। जब एक लोलक को पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाया जाता तो उसका आवर्तकाल कम हो जाएगा कि ज़्यादा हो जाएगा भाई? चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक g का मान बढ़ जाएगा, जिससे लोलक का आवर्तकाल कम हो जाएगा। दोनों के दोनों गलत दिए हुए हैं। चंद्रमा पर ग्रेविटी 1/6 हो जाती है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। धारावाही तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारण की जाती है। दाएं हाथ का अंगूठा का नियम है, राइट हैंड थंब रूल जिसको कहा जाता है, आप सबने पढ़ा भी होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा नियम इस तथ्य का समर्थन करता है कि स्वतंत्र रूप से लटके हुए लकड़ी का फ्रेम, एक लकड़ी का फ्रेम लटक रहा है, उसके पीछे कुछ नहीं, दीवाल कुछ नहीं है, और अब आप इस पर कील ठोक रहे हैं, तो क्या होगा? जैसे ही आप हथौड़ा मारेंगे, लकड़ी का ये जो गत्ता है ये पीछे भाग जाएगा। तो किस नियम के कारण से ऐसा हो रहा है? तो चूंकि लकड़ी को पीछे सपोर्ट नहीं मिल रहा, न्यूटन का 3rd लॉ नहीं लग पा रहा है, एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन वाला जो है वो यहाँ पर नहीं अप्लाई हो पा रहा है। इसके कारण से यह लकड़ी पर कील ठोकना बहुत कठिन हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। 2 कंपन करने वाले कणों को एक ही कला में कब कहा जाता है? तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा? यह काफ़ी कठिन सवाल है। उपरोक्त सभी हो जाएगा यदि उनके बीच का कालांतर पाई का समगुणज हो। तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही दिए हुए हैं। कठिन सवाल में आएगा। साइंस तो BPSC जैसे लग रहा है ना कि अधिकारी नहीं साइंटिस्ट भर्ती कर रहा है ना। 11th 12th के कॉन्सेप्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के भर भर के दिए जा रहे हैं।
आप 10th तक के पढ़ के तो आपको साइंस का कुछ अंदाज़ा भी नहीं लेगा बीपीएससी के सवालों का। अगर 10 सवाल आ रहे हैं तो उसमें से 8 सवाल अगर आपने केवल 10वीं तक का एनसीईआरटी पढ़ा है तो आपको हवा भी नहीं लगने देगा। इस स्तर के सवाल हैं। ये तो कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स का क्वेश्चन है जो हल नहीं करते हैं। कौन हल करता है 10th तक इस प्रकार के सवाल? हमने तो नहीं किया, आजकल के बच्चे हल कर सकते होंगे भाई, क्या पता। लेकिन यह वाकई बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है। साइंस के मामले में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, ये तो आपको कहना पड़ेगा। एक समान फील्ड साइंस के मामले में सभी बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। इसका तात्पर्य तो ये हुआ कि आप ये भी कर दीजिए कि केवल साइंस वाले बच्चे फॉर्म भरेंगे बीपीएससी का, क्योंकि ये कोई तरीका नहीं है पूछने का ना। सिलेबस इस प्रकार यूपीएससी में भी तो है, साइंस एंड टेक उसके पीटी के पेपर के भाग में, लेकिन कभी आपने इस तरह के उटपटांग सवाल नहीं देखे होंगे। कल को पता चला ये रीजनिंग में दे देंगे इंटीग्रेशन सॉल्व करो, है ना, करो अब सॉल्व, तो ऐसे थोड़ी ना होता है। एक गैल्वेनोमीटर को निम्न में से किसके साथ जोड़ करके वोल्ट मीटर में परिवर्तित किया जा सकता है? तो 33 का आंसर हो जाएगा बी। उच्च प्रतिरोध तार को श्रेणी क्रम में सीरीज में जब हम जोड़ देंगे ना तो वो गैल्वेनोमीटर में परिवर्तित हो सकता है, वोल्ट मीटर में परिवर्तित हो सकता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। तारे टिमटिमाते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल के विभिन्न परतों का अपवर्तनांक जो होता है अलग अलग होता है। अपवर्तनांक अलग अलग होता है। अपवर्तन कब लगता है? जब प्रकाश एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रवेश करती है। वो मीडियम डेंस हो सकता है, वो मीडियम लो डेंसिटी का हो सकता है। तब प्रकाश जो है अपने रेखा से दाएं या बाएं की ओर थोड़ा सा टिल्ट हो जाती है, वही अपवर्तन का सिद्धांत है। नेक्स्ट सवाल पर चलते, हब्बल स्थिरांक पर। यह जीके स्तर का साइंस का सवाल होता है। 35 का आंसर देखिए क्या हो जाएगा। हब्बल स्थिरांक का क्या महत्व होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। यह ब्रह्मांड के विस्तार के दर को मापता है, रेट को मापता है कि ब्रह्मांड किस रेट से विस्तार हो रहा है। निम्न से किस धातु के संकुलों का उपयोग र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस के उपचार में किया जाता है? तो गोल्ड का उपचार किया जाता है। 36 का आंसर सी हो जाएगा, गोल्ड हो जाएगा। इनमें से किस यौगिक की ऑक्सीकरण क्षमता सबसे अधिक है? तो हमेशा ही याद रखा कीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? F2 हो जाएगा। इसका आंसर फ्लोरीन हो जाएगा। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एलिमेंट एंड एक्ट्स एज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका आंसर बी हो जाएगा। किस ताप पर मेथेन के विसरण की गति किसी अज्ञात गैस के विसरण की 2 गुनी हो जाएगी? और ये काफ़ी कठिन सवाल है। ये नॉर्मल न्यूमेरिकल रहता तो चर्बी जाता। आर 1/, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/√m, ये होता है इसका फॉर्मूला। 2 गुना है तो क्या करेंगे हम लोग? 2 रखिए, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल √m2/16। अब यहाँ से आपको निकालना है, मेथेन है इसलिए 16 किया हमने। अब यहाँ से निकालेंगे तो यह कितना निकलेगा? m2 बराबर 64 निकल करके आएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। इसके मैथमेटिक्स भी बहुत सारे बच्चे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ये आपका नॉर्मल न्यूमेरिकल दिया हुआ था। निम्न से बोरोन कौन सा एनॉयन नहीं बना सकता है? तो बोरोन के बारे में आप सभी को पता होगा कि इसमें डी ऑर्बिट नहीं होता है, तो आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं अगर आपको पता होगा तो। इसका आंसर हो जाएगा ए। BF6 3- जो है ये यहाँ पर नहीं बन पाएगा, इसलिए अपनी सहसंयोजकता जिसको कहते हैं वो अधिक नहीं बढ़ा सकता है, 4 से अधिक नहीं बढ़ सकता है इसका, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। ये याद रखिएगा। एलिमिनेशन करना हो तो 4, 4, 2 ये सब 4 से कम है, यहाँ पर 6 है, इसलिए आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं अगर आपको हल नहीं करना हो तो। निम्न से किस यौगिक द्वारा अधिकतम सहसंयोजक बंध दिखाया जाता है? तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा AlCl3 के द्वारा दिखाया जाता है। फाजन्स का नियम पढ़ा है क्या आपने? फाजन्स कहा जाता है, फॉजन्स भी कहते हैं। फॉजन्स रूल के अनुसार धनायन पर जितना अधिक आवेश होगा उसका सहसंयोजन गुण उतना ही अधिक होता है। कोवलेंट कैरेक्टर जो होता है वो उतना ही अधिक होता है, जिसको क्या कहा जाता है? अकॉर्डिंग टू फाजन्स रूल कहते हैं, फ्यूजन्स भी बोल देते हैं। हायर चार्ज ऑन द कैशन Al3+ जो होगा वहाँ पर मैक्सिमम कोवलेंट कैरेक्टर पॉसिबल होते हैं, तो इसका आंसर डी हो जाएगा बंधुओं। अगेन केमिस्ट्री का भारी भरकम कॉन्सेप्चुअल सवाल। कार्बोक्लिसिक
अम्ल कार्बोनिल समूह का परीक्षण नहीं देता है। कार्बोक्सिलिक समूह का कार्बोनिल कार्बन इलेक्ट्रॉन कमी वाला है, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए कम संवेदनशील होता है। यह 41 नंबर सवाल है। हिंदी में इस तरह से लिखा है, कार्बजलिक बोलते हैं इसको बंधुओं, तो ये भी याद रख सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 41 का इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा। ए सत्य है लेकिन आर यहाँ पर असत्य दिया हुआ है। आर यहाँ पर असत्य दिया हुआ है। केमिस्ट्री में अगर आपने पढ़ा होगा, रिजोनेंस तरह का अनुनाद पढ़ा होगा, तो अनुनाद के कारण जो है वो न्यूक्लियोफिलिक हमले के प्रति कम संवेदनशील हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की इसमें कमी हो जाती है। इसलिए इसका आंसर बी होना चाहिए। इसका आंसर बी होना चाहिए। इनमें से कौन सा सबसे मीठा शक्कर है? 42 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। फ्रुक्टोज हो जाएगा। फ्रुक्टोज हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है 43 नंबर, जिसमें आपको मैच करना है। 43 में क्या कहा गया है? वॉन ऑर्केल की विधि, विद्युत अपघटन, मॉन्ड प्रक्रम, क्षेत्र शोधन, और यहाँ पर NiCuZrGe दिया हुआ, अलग अलग धातु के हमें दिए हुए हैं। अब इसको अगर मैच करें हम लोग तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर हो जाएगा ए। धातुओं और उनके शोधन का सही मिलान जो है निकल का मॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। कॉपर का विद्युत अपघटन के द्वारा होगा। तो Cu का अगर आप 2 से मैच करते, B का भी अगर आप 2 मैच कर ले जाते, तो आप आसानी से निकाल सकते थे कि कॉपर का जो परिशोधन किया जाता है, शोधन अलग करना, इसको इम्प्योरिटीज़ से अलग करना जो होता है, उसमें इलेक्ट्रोलाइसिस विधि का उपयोग किया जाता है, तो भी आप इसका आंसर निकाल सकते थे। इसी प्रकार से जर्कोनियम जिसको कहा जाता है, तो वॉन ऑर्केल नियम है उसके लिए। और Ge जिसको क्या कहा जाता है? जर्मेनियम कहा जाता है। इसके लिए जोन रिफाइनिंग होता है। क्षेत्र शोधन लिख दिया इन्होंने, उसका हिंदी इंग्लिश दोनों में नाम होता है जोन रिफाइनिंग, ठीक है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। केमिस्ट्री में मेटलर्जी से सवाल पूछा इन्होंने। इन वर्गीकरण प्रणालियों को उनके विकास के कालक्रम में क्रम में रखें। विक्टियर की 5 जगत प्रणाली, लीनियस की कृत्रिम प्रणाली, बेथम और हुकर की प्राकृतिक प्रणाली, इसी प्रकार से आपको दिए हुए हैं। इनको आपके विकास के हिसाब से क्रम में सजाना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। बी, सी, डी, ए, देन ई हो जाएगा। ग्लूकोज उपापचय और कोशिका श्वसन के संदर्भ में 3 कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, कथन 2, कथन 3। यहाँ पर 3 दिए हुए हैं। कोई डॉक्टर साहब इसको हल कर सकते हैं। ग्लूकोज का सवाल है, बाकी नॉर्मल बच्चों के तो बस की बात है नहीं। TCA चक्र में सिकनेट का फ्यूमरेट में रूपांतरण अद्वितीय है, क्योंकि यह आंतरिक माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली में अंतर्निहित एक एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित एकमात्र चरण है और सीधे तौर पर TCA चक्र से इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला तक यह जाती है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है यहाँ पर, और अब इसको हल कीजिए। इसी प्रकार से सेकेंड स्टेटमेंट भी है और थर्ड भी है। तो इसमें जो है वो केवल कथन और कथन 3 होगा। कथन दूसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। कथन 1 और कथन 3 यहाँ पर सही दिया हुआ है। कथन 1 और कथन 3 यहाँ पर सही दिया हुआ है। इसका आंसर सी हो जाएगा। कथन 2 जो है वो इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस चरण में उत्पन्न सभी ATP सबस्ट्रेट स्तरीय फॉस्फोराइलेजेशन के द्वारा निर्मित होते हैं, जबकि यह किसके द्वारा निर्मित होता है? तो ATP सिंथेज के द्वारा यह निर्मित होता है, न कि सबस्ट्रेट स्तरीय फॉस्फोराइलेशन के द्वारा निर्मित होता है। इसीलिए कथन दूसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। कठिन सवाल है, हमेशा इस तरह के सवालों को स्किप किया कीजिए, पढ़ते समय भी और एग्ज़ाम में हल करते समय भी, क्योंकि कितना भी पढ़ लेंगे आप नहीं कर पाएंगे इसको हल। कठिन सवाल है यह बायोलॉजी का। किसी जीव का वास्तविक निकेत है। निकेत की परिकल्पना पढ़ी होगी आपने इकोलॉजी में निकेत की परिकल्पना पढ़ी होगी। किसने निकेत की परिकल्पना दी है ये ज़रूर मुझे बताइएगा। छोटा सवाल है जो कई बार पूछा जा चुका है। निकेत वह क्षेत्र होता है जहां कोई प्रजाति शोषणकारी प्रतिस्पर्धा के दौरान कब्जा कर सकती है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। यदि हम किसी वृक्ष पर हरा प्रकाश डालें तो वृक्ष का क्या होगा? पहले जैसा ही दिखाई देगा या फिर अधिक चमकीला दिखेगा, अधिक गहरा दिखाई देगा, प्रकाश में छिप जाएगा। 47 का आंसर अधिक चमकीला दिखेगा और कुछ नहीं होगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की जेड योजना
निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉन प्रवाह संयोजन सही नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। 48 का आंसर क्या हो जाए। इसीलिए कभी कभी मुझे लगता है कि ये पता नहीं कहाँ से सवाल बना रहे, AI वैसे सवाल बना रहे हैं क्या। 48 का आंसर हो जाएगा C, अर्थात 1 और 4 यहाँ पर सही दिया हुआ है। 1 और 4 यहाँ पर सही दिया हुआ है, बाकी इसमें गलत दिया हुआ। 1 और 4 में इनके क्रम जो हैं वो गलत दिए हुए हैं, दूसरा और तीसरा में सही दिया हुआ है। आपसे गलत पूछा है, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 4। 1 और 4 गलत दिया हुआ है, बाकी 2 और 3 सही है। जेड योजना जो होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो P680 से, जिसको फियोफाइटिन कहा जाता है, से प्लास्टोक्विनोन PQA PQB की ओर में होता है। PQA PQB की ओर होता है, इसीलिए यहाँ पर कथन 1 जो है वो गलत है, कथन 4 जो है वो गलत दिया हुआ है क्रमागत रूप से। तो 48 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर C हो जाएगा। विज्ञान के बाद अपना हिस्ट्री शुरू होगा, तो इसलिए झेल लीजिए विज्ञान को किसी तरह से। 49 नंबर है कि नीचे दिए गए कथनों को सही आपको निकालना है। अभी कथन और कारण दिए हुए हैं। फ्लोएम में चालनी नलिका तत्व जीवित कोशिकाएं होती हैं, लेकिन परिपक्व होने पर इनमें केंद्रक नहीं होते। सहचर कोशिकाएं अवरोधी संधियों के माध्यम से चालनी नालिका तत्वों को उपापचयी गतिविधियों को नियंत्रित करती हैं, जिससे फ्लोएम में सर्कला के लदान और उतराई के लिए आवश्यक निरंतर दाब प्रवणता सुनिश्चित हो जाती है। तो 49 का आंसर क्या हो जाएगा। दोनों कथन सही दिए हुए हैं, कारण भी सही दिया। सामान्य भाषा हम समझें, फ्लोएम जो फूड पहुंचाती है पेड़ तक, उनकी बात हम लोग कर रहे हैं। फ्लोएम में चालनी नालिकाएं जो होती हैं वो परिपक्व होने पर उनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, और उनका जो काम है उनसे जुड़ी सहचर जो कोशिकाएं होती हैं, कंपेनियन सेल्स जो होती हैं, वो ये काम सारा संभालती। इसीलिए यहाँ पर दोनों के दोनों सही दिए हुए हैं, ए हो जाएगा। 50 नंबर है, ओंगे और ग्रेट अंडमानेज आबादी में देखे गए मिटोकॉन्ड्रियल DNA हैप्लो ग्रुप M31 और M32 अंडमान द्वीपों पर आंतरिक विकास के अधीन प्राचीन मातृवंशावली दर्शाते हैं, जो लगभग 50 से 70 हज़ार वर्ष पूर्व आउट ऑफ अफ्रीका तटीय प्रवासन के बाद अलग थलग पड़ गए हैं। इनके बारे में कहा गया, अंडमान जो प्राचीन निवासी रहते उनके बारे में कहा गया है। पूर्व माइक्रोकॉन्डियल DNA सीक्वेंसिंग से पता चलता है कि M31 M32 को परिभाषित करने वाले कोडिंग क्षेत्र उत्परिवर्तन ज्ञात भारतीय, पूर्व एशियाई या ओशनियाई होलो ग्रुप MNR के लोगों से ओवरलैप नहीं करते हैं, और इसी प्रकार से इनके बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। क्या ये सब आपको पढ़ना चाहिए? ये ना तो किसी NCERT का भाग है, ना तो किसी सिलेबस का भाग है, ये अननेसेसरी का BPSC का थेथरई है। अगर सही भाषा में कहा जाए, थोड़ा सा डिसिप्लिन तोड़ करके, तो वाकई वही है। 50 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए सत्य है लेकिन R असत्य दिया हुआ है यहाँ पर। इसका आंसर ए हो जाएगा, सॉरी ए नहीं, बी हो जाएगा। दोनों सही भी हैं और सही स्पष्टीकरण भी दिया हुआ है, सही स्पष्टीकरण भी उसका दिया हुआ है। डॉक्टर लालजी सिंह और उनके शोध के बारे में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। डॉक्टर लालजी सिंह को भारत में DNA फिंगरप्रिंटिंग का पिता माना जाता है। उन्होंने 1984 में DNA फिंगरप्रिंटिंग तकनीक को स्वतंत्र रूप से आविष्कार किया, जो वैश्विक विकास से पहले था। उनके शोध ने DNA फिंगरप्रिंटिंग को वन्यजीव संरक्षण व्यापक रूप से लागू किया, जिसमें भारत में बाघ, मोर, हाथी आबादियों पर वंशावली अध्ययन इत्यादि भी शामिल है। तो 51 का आंसर क्या हो जाएगा, 51 का आंसर हो जाएगा बी। केवल 2 यहाँ पर सही दिया हुआ है, केवल 2 यहाँ पर सही दिया हुआ है। पहला और तीसरा यहाँ पर सही दिया हुआ है, दूसरा यहाँ पर गलत है। उन्होंने 1984 में DNA फिंगरप्रिंटिंग तकनीक को स्वतंत्र रूप से आविष्कार किया, ये यहाँ पर गलत दिया हुआ है। बाकी क्योंकि स्वतंत्र रूप से इसका आविष्कार ब्रिटिश वैज्ञानिक एलेक जेफरी ने किया था, इसलिए सेकेंड स्टेटमेंट गलत है। पहला और तीसरा यहाँ पर सही है, तो केवल 2 को यहाँ पर स्टेटमेंट सही दिए हुए हैं। 2022 में स्ट्रेटे पावो को फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था, जो उनके असाधारण वैज्ञानिक कार्य के लिए किस क्षेत्र में था। 2022 के बारे में पूछा जा रहा है, तो विलुप्त होमोसीन्स के जीनोम और मानव विकास से संबंध उन्होंने खोजे थे, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित कथन और कारण को ध्यान से पढ़िए। यूकैरियोटिक कोशिका में एरोबिक श्वसन के दौरान उत्पादित अधिकांश ATP माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के माध्यम से उत्पन्न होते हैं। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन आंतरिक माइटोकॉन्ड्रिया झिल्ली के पार प्रोटॉन
ग्रेडियंट पर निर्भर करता है, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन द्वारा स्थापित किया जाता है, जो केमियोस्मोसिस के माध्यम से एटीपी संश्लेषण को चलाते हैं। आपको डॉक्टर बना करके मानेंगे। 53 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ए। दोनों कथन सही है और अब स्पष्टीकरण भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। 54 नंबर है, यहाँ पर सवाल दिए गए हैं और हिस्ट्री का ये सवाल है। निम्नलिखित प्रश्न दो सूचियाँ, सूची 1 सूची 2 को मिलाकर के बना है। सूची 1 आइटमों की सूची, सूची 2 के उपयुक्त आइटम से मिलान करें और आपको सही इसमें से निकालना है। 2019 राखी गढ़ी डीएनए के अध्ययन के प्रमुख पहलू। राखी गढ़ी में डीएनए का जो अध्ययन किया गया उससे यह सवाल पूछा गया है आपसे। राखी गढ़ी में डीएनए का अध्ययन से सवाल हिस्ट्री नेट जीआरएफ में आते हैं, न कि एईडीओ के एग्ज़ाम में, बिहार एसआई के एग्ज़ाम में, बीपीएससी एग्ज़ाम में, यूपीएससी एग्ज़ाम, यूपीएससी में भी नहीं पूछता है इस तरह के सवाल। प्राचीन डीएनए नमूने का स्रोत, पहचानी गई प्राथमिक वंशावली घटक, सिंधु घाटी सभ्यता व्यक्ति में उल्लेखनीय रूप से अनुपस्थित वंशावली, आधुनिक भारतीयों के लिए व्यापक आनुवांशिक निहितार्थ। अब इसको आपको मैच करना है, जो डीएनए प्रशिक्षण किया गया राखी गढ़ी का उससे आपको मैच करना है। 54 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, अर्थात ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4 हो जाएगा। प्राचीन डीएनए नमूनों का स्रोत हरियाणा के राखी गढ़ी में 2500 ईसा पूर्व की एक महिला कंकाल का विशेष जो था ये था। पहचानी गई प्राथमिक वंशावली घटक, प्राचीन ईरानी संबंधित किसान चारावाहो, प्राचीन पूर्वज दक्षिण भारतीयों का मिश्रण है। आप इसको अगर एग्जाम में हल करने जाएं और आपको नहीं आ रहा हो तो कैसे हल करें? वंशावली यहाँ पर कहा गया तो वंशावली तो इसी प्रकार से होगा भाई। डीएनए के नमूने के स्रोत तो कोई महिला या पुरुष कुछ भी हो सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता व्यक्ति में उल्लेखनीय रूप से अनुपस्थित वंशावली ये पूछा जा रहा है, तो सी का आंसर 2 हो जाएगा। स्टेप घुमंतु चरवाहे इंडो यूरोपीय प्रवासनों से जुड़े हुए हैं। आपने आर्यों के आगमन के सिद्धांत पढ़े होंगे तो उससे आप मैच कर सकते हैं इसे। इसी प्रकार सवाल पूछा गया है कि आधुनिक भारतीयों के लिए व्यापक आनुवांशिक निहितार्थ, सभ्यता के चरम के दौरान बाहरी स्टेप इनपुट के बिना सिंधु घाटी सभ्यतावादियों को सीधे आनुवांशिक पूर्वज के रूप में यह घोषित करता है कि हमारे कहीं न कहीं आनुवांशिक रूप से, जेनेटिक रूप से पूर्वज यह रहे होंगे। तो इसका आंसर ए होना चाहिए, इसका आंसर ए होना चाहिए। 2014 में पंजाब के अजनाला में एक परित्यक्त कुएं की खुदाई से प्राप्त 282 कंकालों के फॉरेंसिक विश्लेषण ने मुख्य रूप से उनके 1857 सिपाही विद्रोह के भारतीय सैनिकों के रूप में पहचान की पुष्टि की। किस प्रमुख संयुक्त साक्ष्य के माध्यम से यह की गई थी? तो 55 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, हैप्लो ग्रुप और स्ट्रैंसियम आइसोटोप अनुपात, जो गंगा मैदान मूल को दर्शाते हैं, इसके द्वारा किया गया था। इसका आंसर सी हो जाएगा। ये नेट जीआरएफ के हिस्ट्री के सवाल होते हैं बंधुओं, जो नेट जीआरएफ में पूछे जाते हैं। हिस्ट्री के रिसर्च से जुड़े हुए, हिस्ट्री के करंट से जुड़े हुए सवाल पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी में हम लोग ये सब चीज़ें नहीं पढ़ते हैं, ना तो रिसर्च पेपर पढ़ते हैं बच्चे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। समुद्र तट से अंदर की ओर अमेरिका की महासरोवरों का उचित स्थान क्रम क्या है? दरअसल में अमेरिका की जो ग्रेट लेक्स हैं उनके उचित स्थान क्रम आपसे पूछ रहा है। समुद्र तट से अंदर की ओर, समुद्र तट यानी कि अमेरिका के इस तट की बात कर रहा होगा ये, आई होप, क्योंकि समुद्र तट तो इस तरफ भी है। इसने ये नहीं बताया कि पूर्वी समुद्र तट की पश्चिमी समुद्र तट। अमेरिका में तो दोनों तरफ समुद्र तट हैं, हाँ, लेकिन लेक से नज़दीक पूर्वी समुद्र तट है, तो हम लोग मान करके चल रहे हैं कि पूर्वी समुद्र तट से ही इसने पूछा होगा। इसके हिसाब से इसका आंसर निकालते हैं हम। तो फिर क्या हो जाएगा? ऑन्टेरियो, इसका आंसर बी हो जाएगा। ऑन्टेरियो, एरी, ह्यूरॉन और मिशिगन हो जाएगा। अटलांटिक महासागर सेंट लॉरेंस नदी से अंदर की ओर जाने पर उत्तरी अमेरिका के महान झीलें जो हैं वो सही क्रम में इसी प्रकार से आएंगी। अटलांटिक महासागर से आपको लॉरेंस नदी के माध्यम से इन लेक्स तक आप पहुंच सकते हैं। ये फैक्ट जरूर याद रखिएगा। निम्नलिखित कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नॉर्वे, ओस्लो, कनाडा, मॉन्ट्रियल, ऑस्ट्रेलिया, कैनबरा, दक्षिण अफ्रीका, केप टाउन। तो 57 का आंसर हो जाएगा ए। केवल 2 यहाँ पर सुमेलित नहीं है। कनाडा की राजधानी ओटावा है, न कि मॉन्ट्रियल। बाकी सब सही दिए हुए हैं। सूची को मैच करना है। झारखंड, कर्नाटक, उड़ीसा, पंजाब, राज्य का फूल यहाँ पर दिया हुआ है। तो 58 का आंसर क्या हो जाएगा? 58 का आंसर हो जाएगा डी, अर्थात ए का 3। झारखंड का पलास, कर्नाटक का कमल, उड़ीसा का अशोक हो जाएगा और पंजाब का
ग्लोडियोलसम हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि भारत में सबसे ऊंची हिमालयन पर्वत चोटी कौन सी है? तो K2 है या पीओके में है? पीओके में है, तो K2 हो जाएगा इसका। निम्न से कौन से युग्म सही नहीं है, ये पूछा जा रहा है। जैव मंडल आरक्षित राज्य और क्षेत्र शेषांचलम, शेषांचलम तमिलनाडु में नहीं है यह। शेषांचलम आंध्र प्रदेश की जंगलों में है। आंध्र प्रदेश से मुख्य रूप से विस्तार है। सिमलीपाल ओडिशा, बिल्कुल सही है। मानस असम में है। दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में है। शेषांचलम के जंगल चंदन की लकड़ी के लिए भी फेमस है। पुष्पा मूवी में आपने नाम सुना होगा शेषांचलम का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यहाँ पर एक टाइगर रिजर्व है जो देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व भी है। नेक्स्ट सवाल है बंधुओं, भारत से निर्यात गंतव्य स्थान के मूल्य धारित श्रेणी के हिसाब से आपको निकालना है कि किस किस को हम ज़्यादा निर्यात करते हैं और किस प्रकार से करते हैं। तो भारत के निर्यात की गंतव्य सही क्रम होगा, सबसे पहले यूएसए आ जाएगा और डी आंसर होना चाहिए वैसे, यूएसए। देन फिर उसके बाद से कौन आ जाएगा? उसके बाद से संयुक्त अरब अमीरात आ जाएगा। देन फिर नीदरलैंड, उसके बाद से चीन का स्थान आना चाहिए। तो इसका आंसर 1432 होना चाहिए, 1432 होना चाहिए। नीचे दिए क्रम को सही से लगाना है। कथन अभिकथन है। मेक इन इंडिया उपक्रम 2014 में शुरू किया गया था। उसका मुख्य हेतु मतलब उद्देश्य भारत का विनिर्माण कार्यक्षेत्र को वैश्विक बढ़ावा देना है। तो 62 का आंसर क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही हैं और दोनों के सही स्पष्टीकरण भी दिए हुए हैं। हालांकि लाइफ योजना के बारे में पूछा जा रहा है। लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, प्रधानमंत्री जी ने यह मंत्र दिया था। यह पर्यावरण के लिए जीवन शैली है। इसका उद्देश्य शाश्वत पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य पर्यटन को भारतीय गांवों तक ले जाना है। तो 63 का आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1 ही सत्य है, बाकी पर्यटन से इसका कोई लेना देना नहीं है। बिहार में खेती क्षेत्र के आधार पर खाद्य फसलों का सही क्रम क्या है? तो 64 का आंसर क्या हो जाएगा? बिहार में जो एग्रीकल्चर के होते हैं उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो चावल, गेहूँ, मक्का और दालें हो जाएंगी। इसका आंसर बी हो जाएगा। बिहार के बाढ़ के बारे में नीचे में से कौन से कथन सत्य हैं? बिहार मूलतः मैदानी क्षेत्र है। बिहार की प्रमुख नदियाँ लंबी है। उनका जल ग्रहण क्षेत्र पहाड़ों में है। बिहार आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है। तो 65 का आंसर क्या हो जाएगा? तीनों के तीनों कथन यहाँ पर सही दिए हुए हैं। मूलतः मैदानी ही है। बिहार का अधिकांश भाग जो है मैदानी भाग है। बिहार की सभी नदियाँ जल ग्रहण क्षेत्र का मतलब हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं मैक्सिमम, तो जल वो हिमालय से ही ग्रहण करती हैं। तो ये भी यहाँ पर सही दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा। तीनों कथन सही दिए हुए हैं। भारत में चांदी के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं भाइयों बहनों? तो यह आसान सवाल हो जाएगा। हड़प्पा समय प्राप्त हुआ है, क्योंकि इनमें से सबसे पुराना हड़प्पा ही है और हड़प्पा समय प्राप्त हुआ है। अगला सवाल है, चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में आयोजित हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा कनिष्क के समय में कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित किया गया था। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। चंद्रप्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य का शासक था? चंद्रप्रद्योत जो पूछा रहा है, तो यह अवंती का शासक था। राष्ट्रकूट शासक अवंती। चंद्रप्रद्योत जो था प्राचीन काल में अवंती, आज का उज्जैन महाजनपद जिसको कहा जाता था, उसका अत्यंत शक्तिशाली शासक था। राष्ट्रकूट शासक किस धर्म के संरक्षक थे? तो 69 का हो जाएगा। मुख्य रूप से यह जैनिज्म को फॉलो करते थे। जैनिज्म से जुड़े हुए बहुत सारे निर्माण भी इन्होंने किए हुए हैं। किसके शासनकाल में मंगोलों को पहली बार सिंधु नदी के तट पर देखा गया था? तो आपको याद होगा कि इस शासक ने सूझबूझ से सिंधु नदी के क्रॉस नहीं करने दिया मंगोलों को, चंगेज खां को। तो 70 का आंसर हो जाएगा। इल्तुतमिश के शासनकाल में। 77 का आंसर सी हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते करते वो आ गया था और इल्तुतमिश के शासन में, इल्तुतमिश के साम्राज्य में मंगबरनी घुस गया। तो इल्तुतमिश ने उसको पकड़ा और टीपू उसको चंगेज खां को वापस लौटा दिया, जिससे वो सिंधु नदी उसने क्रॉस नहीं किया। अगर उसने क्रॉस किया होता तो आज कुछ और ही होता। निम्न से किसे 1000 दिनारी के नाम से जानते हैं? 71 का आंसर क्या हो जाएगा? 1000 दिनारी के नाम से मलिक काफूर को जाना जाता है। गुजरी महल किसने बनवाया था? तो 72 का आंसर क्या हो जाएगा? यह मान सिंह के द्वारा बनवाया गया था। सी हो जाए। ग्वालियर का प्रसिद्ध गुजरी महल राजा मान सिंह तोमर ने अपनी पत्नी मृगनयनी, क्योंकि एडीओ के पेपर तीसरा में आपसे ये पूछ सकता है कि गुजरी के महल मान सिंह ने किसके लिए बनवाया था? तो आप ध्यान रखिएगा किसके लिए? मृगनयनी के लिए बनवाया था। किस मुग़ल शासक को रंगीला के नाम से जानते हैं? तो मोहम्मद शाह रंगीला। 72 से ज़्यादा बीवियाँ थी इसकी।
कूका आंदोलन किसके द्वारा, इसके समय में नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। नादिर शाह ईरानी आक्रमणकारी जो था उसी के समय में भारत आया था और वो हुमायूं का जो सिंहासन था और बहुमूल्य चीज़ें भारत से लेकर के चला गया था। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, कूका आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था। 74 का आंसर क्या हो जाए, गुरु राम सिंह के द्वारा आयोजित किया गया था। पागलपंथी विद्रोह वास्तव में किसका विद्रोह था। 75 का आंसर क्या हो जाएगा, यह दरअसल में गारों का विद्रोह था। गारो, आराम शाह और उसके पुत्र टीपू का नाम आपने सुना होगा, पागलपंथी विद्रोह। स्वदेश वाहिनी किसके द्वारा संपादित किया गया था। तो 76 का आंसर हो जाएगा के राम कृष्ण पिल्लई के द्वारा। स्वदेश अभिमानी कहा जाता है केरल का स्वदेश वाहिनी, केरल का एक प्रमुख समाचार पत्र था जिसके निडर संपादक के रामकृष्ण पिल्लई साहब थे। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, नेटिव मैरिज एक्ट 1872 पारित किया गया था। नेटिव मैरिज जिसमें बाल विवाह पर रोक लगाने का प्रयास किया गया। गदर पार्टी की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। लाला हरदयाल और सोहन सिंह भखना के द्वारा किया गया था। विक्रमशिला प्राचीन विश्वविद्यालय का स्थापना किस पाल वंश के शासक ने की थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, धर्मपाल ने किया था। मगध वंश की राजधानी पाटलिपुत्र के पूर्व कहाँ थी। तो पाटलिपुत्र से पहले वह राजगीर हुआ करती थी। पाटलिपुत्र किसने लाया था, उदयन ने लाया था क्या, आपको पता है क्या, मुझे ज़रूर बताइएगा। 80 का आंसर सी हो जाएगा। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि आज़ादी के बाद बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। आज़ादी के बाद श्री कृष्ण सिंह थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। आज़ादी के बाद पहले यही थे, श्री बाबू। बंगाल और बिहार के पाल किस धर्म के अनुयायी थे। तो यह बौद्ध धर्म को मानते थे, बौद्ध धर्म को, बुद्धिज़्म को मानते थे ये, और बुद्धिज़्म को फॉलो करते थे ये। किस वर्ष कांग्रेस पार्टी ने स्वाधीनता के प्रस्ताव को पारित करवाया था। तो 84 का आंसर क्या हो जाएगा, 84 का आंसर आप सभी को पता भी होना चाहिए। लाहौर अधिवेशन 1929 के दिसंबर माह में आयोजित किया गया था। दिसंबर जनवरी 1930 के जनवरी तक यह चलता रहा था। किस वर्ष गांधी इरविन समझौता हुआ। 1931 के मार्च महीने में यह समझौता हुआ था। 5 मार्च है शायद, 5 मार्च है यह, हाँ। फिर उसके बाद से भगत सिंह को फांसी होगी। अखिल भारतीय दलित वर्ग की स्थापना की गई थी किसके द्वारा। 86 का आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर। पाकिस्तान प्रस्ताव का मसौदा किसने तैयार किया था। तो इसका श्रेय जो है वो दिया जाता है सिकंदर हयात खान को। 1940 का प्रसिद्ध पाकिस्तान प्रस्ताव, लाहौर प्रस्ताव का मसौदा सिकंदर हयात खान ने तैयार किया था 1940 में, ये भी याद रखिएगा। किस वर्ष INA की स्थापना हुई। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना कब हुई है। तो 1942 में इसकी स्थापना हुई है। मोहन सिंह ने 1942 में जापान की मदद से की थी। इसको ज़रूर याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1942 हो जाएगा। 88 का आंसर बी हो जाएगा। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। तो उस समय क्लीमेंट एटली हुआ करता था। इसका आंसर बी हो जाएगा। चर्चिल तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कब लागू हुआ। तो 90 का आंसर क्या हो जाएगा, ये लागू हुआ था जुलाई 18, 1947 को लागू हुआ था। नेक्स्ट सवाल है, नीचे दिए प्रश्नों का सही कालक्रम क्या है। तो कालक्रम में लगाना है आपको, चुनावी कानून सुधार पर संयुक्त संसदीय समिति, चुनावी सुधारों पर गोस्वामी समिति, तारकुंडे समिति और राजनीतिक अपराधीकरण के विरुद्ध चुनाव आयोग का अभियान। तो 91 का आंसर हो जाएगा ए, 1, 3, 2, 4 इसका आंसर हो जाएगा। चुनाव सुधार का सही समिति जो JPC है 1971-72 है। तारकुंडे समिति जो है बंधुओं 74 है। गोस्वामी समिति जो है यह 1990 है। और आपराधिक विरोध वाला जो चुनाव आयोग का अभियान है यह 1990 के दशक में, जो क्या नाम है उनका, TN सेशन महोदय बने थे, उस दौरान यह देखने का हमें मिला था। 92 पर आगे हम लोग, संविधान ने भारत को राज्यों का संघ बताया है, न कि एक संघ। भारतीय राजनीतिक अविनाशी संघ बनने के लिए राज्यों के बीच समझौते का परिणाम है। बिल्कुल भी नहीं, कोई समझौता नहीं हुआ था, ये तो सत्य है, परंतु आर यहाँ पर असत्य दिया हुआ है। निम्नलिखित कथन में से कौन से गलत हैं। संविधान में मुख्यमंत्री के चयन और नियुक्ति के लिए कोई विशिष्ट प्रक्रिया नहीं है।
वर्तमान मुख्यमंत्री की मृत्यु के बाद यदि सत्तारूढ़ दल के किसी एक नेता की नियुक्ति करता है तो राज्यपाल को नए नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करना होगा। तो 93 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। दोनों के दोनों यहाँ पर गलत दिए हुए हैं। संविधान के 164 के हिसाब से मुख्यमंत्री की नियुक्ति की कोई विशिष्ट स्पष्ट प्रक्रिया नहीं लिखी है। यह केवल कहता है गलत आपको चुनना है, गलत चुनना है, गलत चुनना है, ये भी याद रखिएगा कि यह केवल कहता है कि राज्यपाल नियुक्ति करेगा। तो इसलिए पहला बिल्कुल सही दिया हुआ है। संवैधानिक परंपराओं के अनुसार यदि सीएम की मृत्यु हो भी जाए तो पार्टी नया नेता चुन ले तो राज्यपाल के पास उसे नियुक्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है और राज्यपाल को उन्हें नियुक्त करना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पर दोनों ही सही है, इसलिए कोई भी इसका आंसर नहीं होगा। बहुत सारे सवाल मैंने हल किए हैं गुरु, तो इसलिए किसी के आंसर में अगर ऊपर नीचे हो गया हो तो थोड़ा सा उसको सहयोग कीजिएगा, बताइएगा मुझे। अध्यक्ष, वित्त मंत्री, राष्ट्रपति, कैग। अब यहाँ पर आपको मैच करना है, तो 94 का अगर मैच करेंगे हम लोग तो ध्यानपूर्वक देखिए और मैच कीजिए। तो इसका आंसर होना चाहिए ए, अर्थात अध्यक्ष मांगों पर चर्चा के लिए समय सीमा निर्धारित करता है। वित्त मंत्री पंचवर्षीय योजना के निर्माण में भाग लेता है। राष्ट्रपति तो कार्यपालिका के वित्तीय संचालन की जांच, राष्ट्रपति नहीं करेगा, राष्ट्रपति संसद में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख करता है। कैग कार्यपालिका के वित्तीय संचालन की जांच कर सकता है। तो डी का 2 हो जाएगा। हमने मैच सही किया था, वो मैच करने ऊपर में मिस्टेक हो रहा था, इसका आंसर ए हो जाएगा। निम्न से कौन सा भारत पंचायती राज संस्थाओं के अप्रभाविता का संभावित कारण हो सकता है? तो 95 का सही आंसर निकालना है आपको। शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता, जल जैसे विभिन्न शासकीय कार्यों का हस्तांतरण 73वें संविधान संशोधन द्वारा अनिवार्य नहीं था। पंचायती राज संस्थानों के लिए वित्त की कमी, पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं, SC ST के लिए आरक्षण के अनिवार्य प्रावधान होने के बावजूद इन कमज़ोर समूहों का प्रतिनिधित्व तो शायद ही हो। कौन सा भारत पंचायती राज संस्थानों के अप्रभाविता का संभावित कारण है कि यह अभी तक प्रभावित नहीं कर पाए हैं? इसका सही कारण आपसे पूछ रहा है। इसका आंसर हो जाएगा डी। 1 2 3 यहाँ पर सही दिया हुआ है। पंचायती राज के विफलता के मुख्य कारण हैं 11वीं अनुसूची के विषयों को सौंपना राज्यों के लिए स्वैच्छिक रखा गया। तो यह एक क्या है? तो पहला व्यवधान है इसमें। वित्तीय निर्भरता और कमज़ोर वर्ग, महिलाओं के सिर्फ नाम मात्र का प्रतिनिधित्व होना ही है। पंचायत पति की अवधारणा इसको कहीं न कहीं कमज़ोर करता है। तो इसे भी याद रखिएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। तीनों ही चैलेंजेज हैं। इसीलिए जब आपसे सवाल लिखवाया जाता है कि पंचायती राज के सामने चैलेंजेज को लिखें, मैं लिखवाता हूँ, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि वो चीज़ प्रीलिम में भी अब पूछ सकता है। राज्य विधानमंडल के निम्नलिखित विधेयकों पर विचार करें। विधानसभा द्वारा पारित लेकिन परिषद में लंबित विधेयक, और परिषद द्वारा पारित लेकिन विधानसभा में लंबित विधेयक, और उसके बाद से क्या है? राज्य विधानमंडल द्वारा पारित लेकिन राज्यपाल की स्वीकृति के लिए लंबित विधेयक। इसी प्रकार से राज्य विधानमंडल द्वारा पारित लेकिन राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लौटाया विधेयक। उपरोक्त में से कौन सा विधेयक राज्य विधानमंडल के भंग होने पर रद्द हो जाता है? इसमें से ये पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 1 और 2 ही होगा, 1 और 2 ही होगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। निम्न से कौन सी समितियां कार्यपालिका पर विधायी नियंत्रण रखने के लिए अपने कार्य में कैग की सहायता करती है? तो 97 का आंसर हो जाएगा 1 और 4 केवल लोक लेखा समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति ही होगा। 1 और 4 हो जाएगा। 97 का आंसर 1 और 4 हो जाएगा। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 विधेयक नहीं होगा, अधिनियम विधेयक होना चाहिए। गलत टाइप किया BPSC ने, क्योंकि यह लागू हो चुका है और यह पारित भी हो चुका है। विधेयक का मतलब होता है अभी पारित नहीं हुआ है, बहुत बड़ा मिस्टेक है ये। यह अधिनियम अवैध प्रवासियों को, यहाँ अधिनियम लिखा हुआ है, यहाँ विधेयक लिखा हुआ है। निर्दिष्ट वर्ग को भारत में 5 वर्ष के निवास के बाद प्राकृतिकरण द्वारा नागरिकता के लिए आवेदन करने की अनुमति देता है। 5 वर्ष रहेंगे तो अवैध रूप से तुमको भारत में नागरिकता मिल जाएगी क्या? कौन से सही है ये पूछा जा रहा है आपसे। विधेयक के प्रावधान पूरे देश में लागू हैं। आवर्जन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले का था, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होना चाहिए 2 और 3। 2 और 3 होना चाहिए। पहला यहाँ पर गलत दिया हुआ है, 2 और 3 इसका आंसर होना चाहिए। इसका आंसर एक बार फिर से भी मैच कीजिएगा, क्योंकि इसमें अगर इस लाइन को हम लोग देखें तो सांकेतिक रूप से तो पूरे देश में लागू है, लेकिन जैसे 6 शेड्यूल के एरिया हैं वहाँ पर यह लागू नहीं होता है। ठीक है, इसलिए इसके आंसर में मुझे ऑप्शन में भी डाउट हो रहा है,
बाकी जो आपने उत्तर लगाया हो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो इसका आंसर 98 का हम लोग स्किप करते हैं। 98वें संविधान संशोधन अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 98 संविधान संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 71J जोड़ा, जिसमें हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान किए गए। विशेष प्रावधानों का उद्देश्य क्षेत्र की विकास आवश्यकता को पूरा करने हेतु धन के समान आवंटन हेतु संस्थागत तंत्र स्थापित करना था। अनुच्छेद 371J ने क्षेत्र के छात्रों के लिए शैक्षणिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों सीट के आरक्षण का भी प्रावधान किया। तो 99 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों के तीनों यहाँ पर सही दिए हुए हैं। 100 नंबर सवाल है, संघ राज्य के बीच विधायी संबंध के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। राज्य का कानून जिसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के आरक्षित किया गया है, जिस पर उसकी स्वीकृति प्राप्त हो गई है, संसद द्वारा पूरे देश के लिए बनाए गए कानून पर प्रबल हो सकता है। पहला स्टेटमेंट ये दिया हुआ है। संविधान स्पष्ट रूप से संघ सूची और समवर्ती सूची को राज्य सूची पर प्रभुत्व प्रदान करता है। संघ सूची और समवर्ती सूची को राज्य सूची पर प्रभुत्व देता है क्या? स्पष्ट रूप से। राज्य सूची में सूचीबद्ध सभी मामलों को संघ या राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के बिना विधानमंडल में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो 100 का आंसर क्या हो जाएगा कि 1 और 2 दोनों ही यहाँ पर सही हैं। दोनों ही यहाँ पर सही होना चाहिए, क्योंकि आर्टिकल 254(2) के अनुसार से यदि समवर्ती सूची पर किसी राज्य कानून को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाती है तो वह उस राज्य में संसद के कानून पर हावी हो सकता है। इसलिए कथन 1 यहाँ पर कई बार सत्य भी हो सकता है। इसलिए इसके आंसर में कोई इस प्रकार का कूट नहीं मिल पा रहा है। 1 और 2 दोनों सही का, इसलिए इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। तो 2 सवाल मैंने स्किप किए हैं, 98 एंड 100 नंबर। लेकिन अगर हम लोग 1 को काटते हैं तो 2 और 3 फिर इसका आंसर निकल करके आता है। तो इसके आंसर को मैंने स्किप किया है क्योंकि 100 और 98 में सही आंसर सटीक तरीके से नहीं निकल पा रहा है। बाकी अगर निकलेगा तो जब हम इसको रिवाइज करेंगे, जब इसका एनालिसिस करेंगे पॉलिटी का, तो उसमें भी इसका आंसर निकालेंगे हम लोग। तो वैसे अगर आंसर आपको मानना हो इसका तो सी मानिएगा फ़िलहाल के लिए, बाकी हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे। तो थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। मैक्सिमम सवालों के अधिकांश 1-2 सवाल मैंने स्किप किया, उसके अलावा सबके सही आंसर बताया है मैंने। अपनी तरफ से 100% श्योर बताया है और सही ही हैं मैक्सिमम आंसर्स। फिर भी किसी में गलत हो तो मुझे ज़रूर ही बताइएगा। क्या करें इसको लेकर के? साइंस के सवाल बहुत ही कठिन हैं, मतलब इस लेवल के कठिन हैं कि आपको कुछ कुछ तो पता ही नहीं चला होगा कि क्या पूछा है, ये इसने कहाँ से पूछा है। और दरअसल में आपको वो पढ़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो आपके स्तर का है भी नहीं। वो पता नहीं क्यों पूछा है, स्किप करने के लिए पूछा है, छोड़ने के लिए पूछा है, आई डोंट नो, हमें नहीं पता है। तो उसके एनालिसिस तो हम लोग बाद में करेंगे ही, फ़िलहाल डरे नहीं। और 11th 12th के NCERT अगर आपका साइंस बैकग्राउंड है तो ज़रूर ही पढ़ें, और अगर आपका साइंस बैकग्राउंड नहीं है तो कृपया करके NCERT फैक्ट वाली किताब से ही NCERT विज्ञान के लिए कम से कम ज़रूर ही पढ़ें। 11th 12th से डरे ना, हिम्मत करें पढ़ने की। अब क्या करें, जब इस तरह के सवाल पूछ रहा है तो पढ़ना चाहिए आपको, कोशिश तो ज़रूर ही करना चाहिए। थैंक यू सो मच आप सभी का।